हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल क्या वैसे स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग रिवीजन कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लोअर पीसीएस के। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के पार्ट मैंने कवर करके रखा, आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन के बारे में बात करेंगे। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसको देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या करा। भारत में बीओसी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसको याद रखना, किसके द्वारा किया गया था? डच के द्वारा ये गठन किया गया था। भारत में बीओसी का गठन डच द्वारा किया गया था 1602 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। तो इसको याद रखना, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। कपास, अफीम, नील, रेशम, चावल प्रमुख भारतीय वस्तुएं थी जिनका व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। तो इसको याद रखना, डच हमारे कौन कौन से चीज़ का व्यापार करते थे? तो कपास हुआ, अफीम हुआ, नील हुआ, रेशम हुआ, चावल हुआ, इन सभी का व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। और इनकी पहली फैक्ट्री की बात करेंगे, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में लगाई थी। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसको आपको बताना है। तो इसकी बात करेंगे तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में बात करेंगे हुगली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1599 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। यह भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। तो इसको याद रखना, भारत का सबसे पुराना चर्च है। इसका दूसरा नाम भी है द बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से ये भी जाना जाता। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसको याद रखना, कहाँ पर स्थित है? कोच्चि यानी केरल में स्थित है वास्को डी गामा का मकबरा। बात कर लेते हैं वास्को डी गामा का मकबरा या दफन स्थान की बात करेंगे तो कोच्चि केरल में स्थित है। यह पुर्तगाल नाविक था जिसने 20 मई 1998 में भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो इसको याद रखना, 1612 ईस्वी में पराजित किया था। तो इम्पोर्टेंट है। स्वाली का युद्ध पूछा जाता है, स्वाली का युद्ध इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य में सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में हुआ था यह युद्ध। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हो जाते हैं। तो इसको याद रखना, स्वाली का युद्ध पूछा जाता है। स्वाली हमारे कहाँ पर स्थित है? सूरत के पास में स्थित है। यह पुर्तगालियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में युद्ध होता है जिसमें पुर्तगाली हार जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने फिल इन द ब्लैंक आपको भरना, किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था? तो इसको याद रखना, 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। तो याद रखना, वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज 20 मई 1498 को की थी। तो इसको याद रखना, समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था जो पुर्तगाली था। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेशक नहीं था? तो इसको याद रखना, कौन सा था? मछलीपट्टनम था। मछलीपट्टनम की बात करेंगे, पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था यहाँ पर।
यह डचों के उपनिवेश था, जबकि अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश थे। अन्य पुर्तगाली उपनिवेश की बात करेंगे, जैसे दीव हुआ, दमन हुआ, वैशिन हुआ, बॉम्बे हुआ, गोवा हुआ, कन्नौर हुआ, कालीकट हुआ, कोचीन हुआ, कोलंबा हुआ, गैले हुआ, सतारा हुआ, नागपट्टनम, ये सभी पुर्तगाली का उपनिवेश था। लेकिन मछलीपट्टनम पुर्तगाली का उपनिवेश नहीं था, यहाँ डचों का उपनिवेश था। आगे बात कर लेते हैं, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था, तो इसको याद रखना। पुर्तगालियों ने भारत में काजू का परिचय कराया था। भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है, तो इसको याद रखना। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल, शरीफा, ये सभी पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था, तो इसको याद रखना। इसके अलावा बात करेंगे, भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों द्वारा ही किया गया था, तो इसको याद रखना। ये दोनों ही, पहला प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण का उद्योग पुर्तगालियों द्वारा ही प्रयोग किया गया था यहाँ पर, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो इसको याद रखना। 1616 ईस्वी में शुरू किया था। 1612 में स्वाली का युद्ध होता है, ये नोट कर लेना। डेनमार्क ने राजा क्रिश्चियन फोर्थ एक चार्टर के माध्यम से 17 मार्च 1616 ईस्वी को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, तो इसको याद रखना। कंपनी ने अपना परिचालन वर्ष 1616 ईस्वी में प्रारंभ किया था। इसके उपरांत तमिलनाडु के ट्रांगेवार में 1620 ईस्वी में कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, तो इसको याद रखना। तो 1620 में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और इसके बाद बात करेंगे बंगाल में श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की है। उसके बाद 1845 में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां जो है ब्रिटिश को बेच दी थी और भारत से चले गए थे। आगे बात कर लेते हैं, बक्सर के युद्ध के बाद फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था, तो इसको याद रखना। अवध के नवाब थे। बक्सर के युद्ध के पश्चात 12 अगस्त 1765 ईस्वी में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं, तो इसको याद रखना। इसी के तहत सौंप दिया गया था। लेते हैं इलाहाबाद की संधि के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या क्या शर्तें थी। अवध ने नवाब से इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले लेकर मुगल सम्राट को दे दिए थे। कंपनी 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा, तो ये प्रमुख शर्तें थी इलाहाबाद की संधि में। 1765 में यह संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद में। किसके मध्य में होती है? शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। आगे बात कर लेते हैं, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था, तो उसको याद रखना। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था, यानी 17 मई 1498 वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा था। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग द्वारा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से उत्तमाशा अंतरिक्ष को पार करके भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक था, तो इसको याद रखना। ये लॉर्ड पीसीएस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लॉर्ड पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब हम लोग का अगला टॉपिक है मराठों का उदय एवं विकास के बारे में बात करते हैं। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या करा, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1813 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? मराठा का नियंत्रण था, तो इसको याद रखना। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1813 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठों का सत्ता था, तो इसको याद रखना, यानी मराठों के दिन था ये। अंग्रेजों ने 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन तथा उसके आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति, फिलिंदा बलेंगा आपको भरना, एक परिवार द्वारा संभाली गई थी जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी, तो इसको याद रखना। चित्तपावन ब्राह्मण थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु के बाद राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवाओं के हाथ में चली गई थी जो कि चित्तपावन ब्राह्मण थे। मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। उन्हीं के शासनकाल में यह पद वंशानुगत हो गया था, तो इसको याद रखना, इस पद को वंशानुगत कर दिया गया था। एक ही परिवार के हाथों में यह सत्ता बनी रही उसके बाद में, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित मराठों प्रमुखों का एक उनके क्षेत्र के संबंध में मिलान करना है। सिंधिया की बात करेंगे तो ये उज्जैन में थे। होलकर की बात करेंगे इंदौर थे। गायकवाड़ की बात करेंगे तो बड़ौदरा था इनका। भोसले की बात करेंगे तो नागपुर था। तो इसमें ऑप्शन की बात करेंगे हमारा कौन सा मैच खाएगा इससे, एक का से, यानी ऑप्शन नंबर डी और बी दोनों में से दिया हुआ, तो उसके आगे भी देखेंगे। दूसरे का बात करेंगे, दूसरा हमारा इंदौर, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ। ये दूसरे का डी दे रखा जो कि गलत है, तो ऐसे आप विकल्प को छाड़ सकते हैं, तो इसको याद रखना। ये प्रमुख क्षेत्र थे इनके। सिंधिया की बात करेंगे उज्जैन था। होलकर की बात करेंगे, सिंधिया की बात करेंगे उज्जैन था। होलकर की बात करेंगे इंदौर था। गायकवाड़ की बात करेंगे बड़ौदरा था। भोसले की बात करेंगे नागपुर था। ये प्रमुख मराठा थे जिनके संबंधित क्षेत्र थे। कर लेते अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था, तो इसको याद रखना। वह कौन सा शहर था? पूना था, जो मराठा साम्राज्य की राजधानी बना था। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। इससे मराठा साम्राज्य का पेशवा युग प्रारंभ हुआ। इस काल के दौरान पुणे को मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी जिसे गुरिल्ला रणनीति कहा गया, तो इसको याद रखना, मराठा की थे। आगे बात कर लेते हैं। छापामार यानी गुरिल्ला रणनीति मुख्यतः मराठा शासकों की रणनीति थी। इस रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया था। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति का काफ़ी प्रयोग किया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी, तो इसको याद रखना। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी। आगे बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी संत शिवाजी के समकालीन थे, तो उनको याद रखना। तुकाराम थे। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। शंकराचार्य की बात करेंगे 788 से 820 ईस्वी के मध्य में
चैतन्य की बात करेंगे 1486 से 1533 ईस्वी के मध्य में थे। तुकाराम की बात करेंगे 1608 से 1650 ईस्वी के मध्य में थे। नामदेव की बात करेंगे 1270 से 1350 ईस्वी के मध्य में थे। इनके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। नामदेव का महाराष्ट्र था, तुकाराम का महाराष्ट्र था, और चैतन्य की बात करेंगे बंगाल था। शंकराचार्य की बात कर लेते हैं, संपूर्ण भारत में था इनका। शंकराचार्य हमारे अद्वैतवाद थे। चैतन्य की बात कर लेते हैं, वैष्णव मत थे। तुकाराम की बात करेंगे, बरकरी मत थे। और नामदेव की बात करते हैं, ये निर्गुण मत थे। इन सभी का मत और कार्य क्षेत्र एक बार देख ले। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो इसको याद रखना। औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हो गया था। 1657 ईस्वी में मराठा शासन शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब का पहली बार मुकाबला हुआ था, जब अहमदनगर और चुनार पर उन्होंने आक्रमण किया था। तो इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा था, तो इसको याद रखना। यह लॉर्ड पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में, तो ये इम्पोर्टेंट है।